हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। हम अपने इस चैनल पर एनटीटी एग्ज़ाम के पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा 8th चैप्टर है। पहले 7 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरू करके सीक्वेंस वाइज अपने सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करें। हम यहाँ पर NIOS की सीरीज़ को कर रहे हैं जो हमारे DSSB एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को डेफिनेटली मिलते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर बाल विकास की अवस्थाएं हैं, जिसमें हम प्रीनेटल मतलब प्रसव पूर्व, जन्म से पहले की अवस्था और जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो लेके माँ सरस्वती का नाम और शुरू करेंगे आज का अपना अध्ययन। गर्भ अवस्था के दौरान बच्चे का विकास मतलब जब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे का विकास कैसे होता है वो सभी बताया गया है। सामान्य रूप से मानवीय गर्भ अवस्था की अवधि, जो हमारी गर्भ अवस्था होती है, ये याद रखना आपको 37 से 41 वीक की होती है। 37 से 40 वीक सप्ताह की होती है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। गर्भधारण के 36 सप्ताह से पहले जन्मे हुए बच्चे को अपरिपक्व माना जाता है। मतलब जो बच्चा 36 वीक से पहले जन्म ले लेता है तो उसे अपरिपक्व माना जाता है, मतलब प्री टर्म बेबी। इंग्लिश में उसे प्री टर्म कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्री टर्म बेबी, और हिंदी में तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है अपरिपक्व, मतलब वो परिपक्व नहीं हुआ है अच्छे से। तथा 47 सप्ताह के बाद बच्चा जो जन्म लेने वाला होता है उसे परिपक्व शिशु माना जाता है, मतलब पोस्ट्रम। उसे क्या कहेंगे हम? पोस्ट्रम। जो 41 वीक के बाद होता है उसे पोस्ट टर्म बेबी कह देंगे, मतलब परिपक्व शिशु। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं कि एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि बच्चे की गर्भ अवस्था के दौरान कितनी अवधि होती है। 37 से 41 वीक की होती है, ये याद रखना है। पोस्ट टर्म बेबी क्या होते हैं? अपरिपक्व बच्चे जो परिपक्व बच्चे जो 41 वीक के बाद होते हैं, और प्री टर्म बेबी जो 31 वीक से पहले हो जाते 36 वीक से पहले हो जाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट था। अब पढ़ेंगे हम प्रसव पूर्व विकास मतलब प्री नेटल। प्रसव पूर्ण विकास, थोड़ा जूम कर देती हूँ। प्रसव पूर्व विकास इंग्लिश में कहेंगे प्री नेटल डेवलपमेंट। शुक्राणु के साथ मिलने के बाद अंडाणु डिंब अवस्था में प्रवेश करता है। अब डिंब अवस्था मतलब जर्मिनल पीरियड, जो तीव्र गति से कोशिका विभाजन का समय होता है और लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। मतलब जो हमारी डिंब अवस्था है, जिसे हम इंग्लिश में, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिंब अवस्था जर्मिनल स्टेज, कितने सप्ताह तक चलती है? 2 वीक तक चलती है हमारी, 0 to 2 वीक तक। इसके पश्चात 6 सप्ताह का भ्रूण अवस्था आती है। मतलब एम्ब्रोइक स्टेज हमारी कब कब तक होती है? 6 सप्ताह की होती है, जो हमारी 3 to 8 वीक तक होती है। मतलब 0 to 2 वीक तक तो हमारी जर्मिनल स्टेज हो गई, डिम्बा अवस्था, और 2 वीक के बाद 3rd वीक से 6 वीक 8 वीक तक, 6 वीक का टाइम पीरियड है टोटल, तो एम्ब्रियो पीरियड होता है, जिसके दौरान भ्रूण का संरचनात्मक विकास होता है। मतलब स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का भ्रूण अवस्था में। याद रखेंगे, पूछ लेंगे एग्जाम में, संरचनात्मक विकास किस अवस्था में होता है? तो भ्रूण अवस्था में होता है। तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म तक की अवधि गर्भ अवस्था की अवधि कहलाती है। मतलब तीसरे महीने से जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब से तब तक की अवधि हमारी गर्भ अवस्था की अवधि कहलाती है। इसी के दौरान अंग, मांसपेशियां और तंत्र विकसित होते हैं। मतलब इसी अवधि में बच्चे के मसल्स और सभी चीजें बनती हैं। जीव के जन्म के समय जीवित रहने के लिए आवश्यक अनेक प्रक्रियाएं भी इसी समय विकसित हो रही होती हैं। गर्भ अवस्था के विकास को चित्र द्वारा समझाया गया है। आपको अब यहाँ पे 3 स्टेजेस याद रखनी है: डिंब अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भ की अवधि। डिंब अवस्था थी हमारी 0 to 2 वीक की थी, भ्रूण अवस्था 3 to 8 वीक की थी, और गर्भ अवस्था की अवधि क्या कहलाती है? 3 वीक से जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक की अवधि कहलाती है। अब यहाँ हमें इसके थोड़ा पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जर्मिनल स्टेज डिंब अवस्था 0 to 2 वीक की होती है, भ्रूण अवस्था एम्ब्रियोइक स्टेज 3 to 8 वीक की होती है, और गर्भ अवस्था फीटल स्टेज 9 सप्ताह से जन्म तक की होती है। ये तीनों
डाटा हमें याद रखनी है। अब ये जो 0 to 2 वीक्स होते हैं जर्मिनल स्टेज के, जब ये खत्म होने वाले होते हैं तो इसकी खत्म होने की स्टेज में आरोपण इम्प्लांटेशन हो जाता है बच्चे का। याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। और जो हमारी एम्ब्रॉइक स्टेज है, भ्रूण अवस्था, इसमें अंग विकास होता है बच्चे का। और 9 सप्ताह से जन्म तक की गर्भावस्था कहलाती है अन्य विकास, संवेदी, अनुभव और अधिगम। तो ये डायग्राम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें अपने माइंड में इसको अच्छे से सेट करना है। अगर हम बार बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में भी अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि डिम्ब अवस्था जर्मिनल स्टेज कब से कब तक है, 0 to 2 वीक तक। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद तक की अवधि डिम्ब अवस्था कहलाती है। गर्भधारण तब होता है जब एक शुक्राणु अंडा कोशिका के साथ मिलता है और युग्मनज बनाते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट। गर्भधारण के 36 घंटे बाद, कितनी देर बाद, 36 हावर बाद, 36 घंटे बाद युग्मनज तेजी से विभाजित होना प्रारंभ कर देता है। गर्भधारण के कितने घंटे बाद युग्मनज विभाजित होना शुरू करता है, तो 36 घंटे बाद। इंपॉर्टेंट है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का बना गोला माता की डिंब वाहिनी नालिका से होता हुआ गर्भाशय तक पहुंच जाता है। गर्भधारण के 7 दिन पश्चात, जब गर्भधारण हो गया उसके 7 दिन पश्चात कोशिकाओं का 7 दिन पश्चात कोशिकाओं का गोला गर्भाशय की दीवार पर चिपकना प्रारंभ हो जाता है। फिर वो चिपकना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया आरोपण, इम्प्लांटेशन कहलाती है। 7 दिन के बाद इसे पूरा होने में लगभग 1 सप्ताह का वीक लग जाता है, मतलब 1 वीक लग जाता है, 7 दिन लग जाते हैं। डिंब अवस्था की एक मूल विशेषता है गर्भनाल, प्लासेंटा। इंपॉर्टेंट है बहुत। डिंब अवस्था में ही बच्चे में एक प्लासेंटा नाम की मतलब चीज होती है जो गर्भाशय की दीवारों को घना करने वाला एक गाढ़ा रक्त मुक्त, ये याद रखना है, गाढ़ा है, तरल नहीं है, गाढ़ा रक्त मुक्त उत्तक का बनना है प्लासेंटा। किसकी विशेषता है, जर्मिनल स्टेज, डिंब अवस्था की। गर्भनाल के 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब इसके कार्य क्या है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माँ के रक्त से भ्रूण तक पहुंचाता है। अब ये ऑक्सीजन लेकर या जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को चाहिए वो माँ से लेकर बच्चे तक पहुंचाने का काम हमारे प्लासेंटा का होता है। विकासशील भ्रूण को पोषण भी देता है। और सेकंड पॉइंट है, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता भी हमारा प्लासेंटा ही है। अब सेकंड अवस्था हमारी भ्रूण अवस्था जो कब से कब तक थी, बिना देखे बताएंगे। मैंने आपको बताया जो टोटल तो हमारी होती है 6 वीक की, बट 3 वीक से 8 वीक तक चलती है। भ्रूण अवस्था डिंब अवस्था के अंत से गर्भनाल के 2 माह तक रहती है। कोशिकाओं का विकसित होता गोला अब भ्रूण कहलाता है। 2 सप्ताह के बाद वो भ्रूण कहलाने लग जाता है। इस अवस्था में सभी प्रमुख अंग बनते हैं। इंपॉर्टेंट, सभी प्रमुख अंग कब बनते हैं, भ्रूण अवस्था में। और भ्रूण बहुत नाजुक होता है। भ्रूण अवस्था के अंत तक भ्रूण केवल 1 इंच का लंबा होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम गर्भ अवस्था, फोएटल स्टेज। गर्भ अवस्था प्रसव पूर्व विकास का अंतिम अवस्था है जो गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद से जन्म तक होती है। इस अवस्था, आई थिंक यहाँ ऊपर हमारा डायग्राम में हमने ऊपर भी पढ़ा था ये कि ये 2 माह से, मतलब 2 मंथ से जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता, बर्थ तक की स्टेज होती है। और ऊपर हमारा क्या दिया गया था इस पैराग्राफ में कि 9 वीक से शुरू होके जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक। तो दोनों एक ही बात है, याद रखना आपको। ठीक है, गर्भ अवस्था की अवधि क्या है, 2 मंथ से बर्थ तक, ये भी कह सकते हैं, 9 वीक से बर्थ तक, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इस अवस्था में 1 महीने के जननांग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। हड्डियां और मांसपेशियों के बनने से भ्रूण तेजी से बढ़ता है और गर्भाशय में गति करना प्रारंभ कर देता है। अंग तंत्र और अधिक विकसित होते हैं और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अंतिम 3 माह में, अंतिम जो लास्ट बच्चे के जन्म तक लास्ट 3 मंथ होते हैं, बच्चा का मस्तिष्क तेजी से आकार में बढ़ता है। त्वचा के नीचे वसा की अवरोधक परत बनती है और श्वसन और पाचन तंत्र स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। ये तीनों स्टेज इंपॉर्टेंट थी। प्रसव पूर्व वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। अब मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो भी तो उसे कुछ ना कुछ कारक इफेक्ट करेंगे, तो वो सभी भी हमें
देखने हैं। यद्यपि प्रसव पूर्व सभी शिशु विकास के सामान्य पैटर्न का ही अनुसरण करते हैं, तथापि कुछ कारक सामान्य वृद्धि को बाधित करते हैं। टेराट्रोजन्स, ये वर्ड हमारे लिए थोड़ा नया है। टेराट्रोजन्स, देखो यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट है। कुछ जो भी चीज नहीं है, जो हमें नॉर्मल नहीं पता और हमारी एनओएस में गिवन है, तो उस पे हमें थोड़ा और फोकस करना है कि वहां से हमारा क्वेश्चन पूछ ले तो हमें पता रहे कि ये हमारा एनओएस में दिया गया था। से तात्पर्य है कि किसी रोग, दवा या अन्य पर्यावरणीय कारक से जो विकसित होते भ्रूण को हानि पहुंचा सकते हैं, जो शारीरिक विकृति, वृद्धि और का पिछड़ना और मस्तिष्क की क्षति का कारण बन सकते हैं। कुछ टेराट्रोजन और अन्य कारक जो प्रसव पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नॉर्मल सी बात है, टेराट्रोजन वही है जो भी बच्चे को चीज इफेक्ट करती हैं, वो सभी हमारे टेराट्रोजन कहलाएंगे। जैसे कि अब दवाई लेना, चिकित्सीय दवाई जैसे एंटीबायोटिक, गैर कानूनी दवा जैसे मैरिजुआना, अफीम, कोकीन आदि भ्रूण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। जैसे अगर कोई माँ अफीम पीती है या कुछ भी कोई भी प्रकार की दवा लेती है एंटीबायोटिक, तो ये बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। अब एग्जाम में पूछ लेगा टेराट्रोजन्स इनमें से कौन से हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें होगा अच्छा वातावरण, दूसरा होगा दवाइयाँ लेना, दूसरा होगा शराब, दूसरा होगा खराब पर्यावरण। तो कौन से टेराट्रोजन? ये तीनों है, ये नहीं है। बट शराब और धूम्रपान, अगर माँ शराब मानसिक मंदता, धीमी शारीरिक वृद्धि का कारण बनते हैं। अगर माँ धूम्रपान वगैरह पीती है तो ये बच्चे की मानसिक मंदता को हानि पहुंचाता है। पर्यावरणीय खतरे बढ़ जाते हैं। आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाले पर्यावरणीय खतरे जैसे कि रसायनों के संपर्क में आना, विकर्ण, अत्यधिक गर्मी और नमी आदि प्रसव परिवर्तन और विकृतियों के कारण बनते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। युग्मनज मतलब जाइगोट। जाइगोट हमारा जब कब बनता है? जब शुक्राणु और अंडाणु का समायोजन होता है, तो मतलब निषेचन का परिणाम होता है। आरोपण, इम्प्लांटेशन, मैंने आपको बताया था। जब कब होता है? 0 to 2 वीक, जब समाप्त होने वाले होते हैं, जब जर्मिनल स्टेज समाप्त होने वाली होती है, उसके लास्ट में होता है। जब जो हमारा वो बना होता है, वो कोशिकाओं की दीवारों से चिपक जाता है। जब युग्मनज जाइगोट गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है, तो हमारा इम्प्लांटेशन, आरोपण होता है। भ्रूण, हमारा भ्रूण का था 3 to 8 वीक के बीच की अवस्था थी, तो भ्रूण 8 सप्ताह के बाद बन जाता है अच्छे से गर्भनाल, प्लानसेटा। हमने पढ़ा था कि ये एक इम्पोर्टेंट है प्लानसेटा, जो बच्चे को हानिकारक उससे बचाता है। मोटा रक्त भरा उत्तक, जो गर्भाशय की दीवारों से रक्त भरा नहीं, रक्त मुक्त होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आई थिंक, क्योंकि रक्त मुक्त होता है, या वहां पे गलत लिखा हुआ है। मैं इसको आपको इंग्लिश में चेक करके बताऊंगी, क्योंकि वहां पे हमारा लिखा हुआ था रक्त मुक्त। एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानसेटा, जो गर्भाशय की दीवारों को घना, मोटा एवं गाढ़ा रक्त मुक्त उत्तक, रक्त मुक्त है और वहां पे रक्त भरा हुआ है। अब पता नहीं है, मैं इंग्लिश में आपको चेक करके बताऊंगी, क्योंकि इंग्लिश का ही माना जाता है आंसर। तो मैं बताऊंगी देखकर कि रक्त मुक्त है, रक्त भरा हुआ है, जो गर्भाशय की दीवारों से गर्भ अवस्था के दौरान सीमा बनाता है और भ्रूण को पोषित करता है और अपशिष्ट पदार्थों को भी हटाता है। ठीक है। अब नवजात शिशु की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि नवजात शिशु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कोड, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज इग्नोर करना। नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड। नवजात शिशु को नाभि रज्जु नीला पन लिए सफेद रंग का होता है। जन्म होते ही नाभि रज्जु सामान्य काट दी जाती है, केवल 1-2 इंच की ठूंठ स्टब छोड़ दी जाती है। यह धीरे धीरे सूखकर मुरझा जाती है, गहरे रंग की हो जाती है और अपने आप 3 सप्ताह, याद रखेंगे 3 सप्ताह में झड़ जाती है। बाद में ठीक हो जाने के बाद यही नाभि बनती है। समझ आए? ये 1-2 इंच की छोड़ी जाती है सिर्फ। त्वचा,
नवजात शिशु गीला, खून की धारियों से लिपटा और एक सफेद पदार्थ जिसे वर्निक्स, क्या कहते हैं, वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। शिशु की जो त्वचा होती है, जो खून की धारी से लिपटे और सफेद पड़े, उसे वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं, से ढका होता है, जिससे जीवाणु विरोधी अवरोधक माना जाता है। मतलब उससे बच्चा हानिकारक चीजों से बचा रहता है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा अक्सर सनलेटी सी या हल्की नीले रंग की होती है। नवजात शिशु जैसे ही सांस लेना प्रारंभ करता है, आमतौर पर यह 2 मिनट के अंदर त्वचा का रंग सामान्य हो जाता है। अब आपको याद रखना है वर्निक्स कैसियोसा क्या था, मतलब शिशु की त्वचा से रिलेटेड है। बाल, कुछ नवजात शिशु के शरीर पर छोटे मुलायम बाल होते हैं, आपने देखा भी होगा, पूरे शरीर पर होते हैं, जिन्हें लैंग्यूगो, क्या कहते हैं, लैंग्यूगो, LANGUGO, लैंग्यूगो। ये अक्सर अपरिपक्व शिशु के कंधे, पीठ, माथे, कान और चेहरे पर दिखाई देते हैं। जन्म के कुछ सप्ताह में लैंग्यूगो गायब हो जाते हैं। सिर, एक नवजात सिर एक नवजात का सिर उसके शरीर के अनुपात में काफी बड़ा होता है और उसकी खोपड़ी चेहरे के अनुपात में भी काफी बड़ी होती है। ये आपने नोटिस भी किया होगा अगर आपने किसी बच्चे को देखा होगा तो। भार या वजन, पूरे समय में पैदा हुए नवजात का औसत वजन लगभग, मतलब जो प्रॉपर टाइम में पैदा होते हैं उनका 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक का वजन होता है बच्चे का। ऊंचाई या लंबाई, बच्चे की लंबाई उसके वजन की अपेक्षा काफी धीमी गति से बढ़ती है। जन्म मतलब वेट थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ता है, लंबाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कुछ भी हो, प्रति माह वह 2 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। यह पहले 3 महीने में 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, ये याद रखना है। सोने का तरीका, अधिकांश नवजात शिशु रात और दिन में हर 2 घंटे या 3 घंटे में जाग जाता है। सोने की अल्प अवधि उसके जागने की अल्प अवधि के साथ बारी बारी से बदलती रहती है। उनका जागना मुख्य रूप से दूध पीने, उन्हें सूखा और आरामदायक स्थिति में रखने के लिए होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्सिस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा प्रीवियस ईयरली भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान देंगे हम। किसी विशेष प्रकार से प्रेरक या उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक जन्मजात प्रतिक्रिया प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है। मतलब कोई भी स्वाभाविक क्रिया जो बच्चा जन्म से ही करता है, जैसे आंखों का झपकना, छोटा बच्चा होता है, हम उसकी उंगली, हाथ में उंगली रख देते तो वो मुट्ठी को बंद कर लेता है, ये क्या है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। ये नवजात के व्यवहार के व्यवस्थित नमूने या तरीके होते हैं। छोटे बच्चे प्रकाश के सीधे संपर्क में आने पर अपनी आंखें जल्दी जल्दी खोलते और बंद करते हैं, होठों से छुआई जाने वाली वस्तु को चूसने लगते हैं, उनके हाथों में कोई चीज रख दी जाती है तो उसे पकड़ लेते हैं। ये सभी ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिनके साथ बच्चा जन्म लेता है। अब कुछ प्रवृत्ति क्रियाएं यहाँ दी गई हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटिंग, अब रूटिंग क्या है, शिशु अपने गाल को छूने वाली चीजों की तरफ अपना सिर घुमाता है। आपने देखा होगा, आप बच्चे के गालों को छूते हैं तो वो इस तरफ मुंह लेके जाएगा, इस तरफ, मतलब जिस तरफ आप टच करेंगे उसी तरफ लेके जाएगा। तो ये जैसा वो ऐसा बिहेव करता है, जो ये एक्टिविटी करता है, तो ये हमारी रूटिंग कहलाएगी। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है रूटिंग क्या है, तो शिशु जब अपने गाल में छुए जाने वाली चीज की तरफ अपना सिर घुमाता है तो उसे रूटिंग कहते हैं। कदम बढ़ाना, स्टेपिंग, शिशु अपनी टांगे हिलाता है जब उसे फर्श से छुआते हुए पैरों से सीधा पकड़ा जाता है। जब बच्चे को हम मतलब अपने हाथों पे करके खड़ा करते हैं तो बच्चा भी खुद पैर को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, तो ये क्या होते हैं, हमारी स्टेपिंग होती है, तो इजी है। स्विमिंग, यदि किसी पानी से भरी जगह से में उसे मुंह नीचे कर लिटा दिया जाए तो तैरने जैसी क्रिया, यानी पैरों से पैडल चलाना या पानी को किक करने जैसी क्रिया भी कर लेते हैं बच्चे। आपने देखा भी होगा कि विदेशों में छोटे छोटे बच्चे को वो पानी में फेंक देते हैं तो बच्चा छोटे बचपन से ही स्विमिंग सीख जाता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स उनमें बचपन से ही होता है। मोरो इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि नाम से हम नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तो हम समझ लेंगे स्विमिंग, नाम से स्टेपिंग भी समझ सकते हैं। मोरो, शिशु की गर्दन या सिर के नीचे से अचानक सहारा हटा लेने पर वह अपनी बाहें किसी चीज को पकड़ने की तरफ बाहर को उठाता है। अब शिशु की गर्दन है, गर्दन की या सिर के नीचे से जब हम जैसे किसी पिल्लो पर वो लेटा हुआ है, तो अगर उसका पिल्लो हटा दिया जाए तो शिशु अपनी बाहों को, हाथों को चीजों को पकड़ने की तरफ बाहर के ऊपर हिलाता है। मतलब उसके अगर गर्दन से, मतलब गर्दन के नीचे से हम पिल्लो हटाते हैं, कई बार चादर हटाते हैं, तो वो अपने हाथों को हिलाता है। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? मोरो कहलाएगी। ठीक है। बिबिनकिंस, आप इन एक्टिविटीज को खुद करके देख सकते हैं। जैसे कि आप जब मोरो के बारे में पढ़ रहे तो ऐसे ऐसे करता है बच्चा, तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बिबिनकिंस अपने पैरों के बाहरी हिस्से पर कुछ मारने या टकराने पर अपने पैरों को हिलाता है। जब बच्चे के हम पैर को टच करते हैं तो वो फूल की तरह खिल जाते हैं, या फिर मतलब पैरों को हिलाने लग जाता है। तो ये पैरों की एक्टिविटी बिबिन्स्की कहलाएगी। स्टार्टल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसके वर्ड से नहीं समझ पा रहे। किसी अचानक आवाज की प्रतिक्रिया पर वह अपनी बाहें खोलता है, पीठ मोड़ता है और उंगलियां फैलाता है। जैसे कि अचानक से बम फूट गया तो बच्चा रोने लगता है और अपनी बाहें खोलता है, पीठ मोड़ता है, मतलब ये एक्टिविटी करने लग जाता है। तेज आवाज किससे रिलेटेड? हमारी स्टार्टर से। आइज ब्लिंक, आंखों पर सीधे प्रकाश पड़ने पर आंखें चपकता और बंद करता है। चूसना, सकिंग, होठों पर छुआई जाने वाली वस्तु को चूसता है। पाल्मर ग्रेस्प, जब बच्चे के वस्तु शिशु के हाथ में रखी जाती है तो वह अपनी उंगलियां बंद कर लेता है और उसे पकड़ता है। तो ये सब आपने भी अनुभव किया होगा। अब ये क्वेश्चंस हैं इन्हीं रिफ्लेक्स एक्टिविटी से रिलेटेड। जैसे कि आई ब्लिंक तो इजी है। सूर्य की प्रकाश या किसी अन्य तेज रोशनी के आने पर शिशु जल्दी जल्दी आंखें झपकाता है। बिबिन्स्की में क्या था? हमारी पैरों की एक्टिविटी थी। तो गर्दन नहीं, ये था गर्दन का सहारा हटने पर शिशु बाहें फैलाता है। तो ये क्या था हमारा? मोरो या पाल्मर ग्रेस? नहीं, रूटिंग नहीं, ये हमारा मोरो प्रतिक्रिया थी। और रूटिंग था हमारा गाल छुए जाने पर उसी दिशा में सिर मोड़ने पर शिशु एक्टिविटी करता था। पाल्मर ग्रेस हाथ में पकड़ने पर, शिशु के हथेली पर। बच्चा क्या? बिबिनकिंस पैर पर थपकी या चोट के जवाब में पैर को हिलाता है। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। तो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको। तो आप इन सबको पहले अच्छे से याद कर ले क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अपने मन में एक मतलब इमेजिनेशन बनाइए कि आपको जॉब लेनी ही लेनी है और मैं मेहनत करती रहूँगी। अपने पार्ट बी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि स्कोरिंग पार्ट है। 100 मार्क्स में से 80 से 90 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर हम सही दिशा में काम करें तो। सही दिशा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता, हम पढ़ते रहते हैं बट हमें ये नहीं पता कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। तो जो पूछा जा रहा है उसके बेस पर पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे ही। और इससे जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट बी में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं।